हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जिसका कि नाम है रीड एंड लीड विथ आरवी। और इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं सितंबर महीने का करंट अफेयर्स। सितंबर महीने के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल पर अगर आप नए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है इस बार आपके लिए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तक का शुभारंभ किसने किया है? हु लॉन्च द बुकलेट ऑन बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया? ऑप्शन हैं आपके लिए प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या निर्मला सीतारमन। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने मानव हाथी के सह अस्तित्व को मजबूत करने के लिए सुरक्षा के बीटा संस्करण के साथ आयोजन के दौरान भारत में मानव हाथी संघर्ष प्रबंधन की सर्वोत्तम प्रथाओं पर पुस्तक का शुभारंभ किया। विश्व हाथी दिवस की पूर्व संध्या पर पुस्तक का उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष को कम करना और मनुष्य और हाथी दोनों के जीवन को नुकसान से बचाना था। Prakash Javadekar, the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, launched the booklet on best practice of human-elephant conflict management in India to strengthen coexistence of the human-elephant, along with the beta version of Suraksha during the event on the eve of the World Elephant Day. The booklet was aimed to reduce the human-elephant conflicts and avoid the loss of life of both humans and the elephants. अगला सवाल है दोस्तों, केंद्र सरकार ने हाल ही में कपास सलाहकार बोर्ड को समाप्त कर दिया है। भारत के वर्तमान कपड़ा मंत्री कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज abolished कॉटन एडवाइजरी बोर्ड रिसेंटली। हु इज द प्रेजेंट टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है आपके लिए, पहला ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, दूसरा ऑप्शन है प्रहलाद जोशी, तीसरा है नितिन गडकरी, चौथा है स्मृति ईरानी और पांचवा ऑप्शन है आपके लिए प्रहलाद सिंह पटेल। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है स्मृति ईरानी, ऑप्शन नंबर 4। भारत सरकार के न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन के दृष्टिकोण पर कपड़ा मंत्रालय ने एक और सलाहकार निकाय कपास सलाहकार बोर्ड को समाप्त कर दिया है और अधिसूचित किया है कि सभी 8 कपड़ा अनुसंधान संघों को बंद कर दिया गया है। कपड़ा मंत्रालय जो कि अभी केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं। On the lines of Government of India vision of minimum governance and maximum governance, the Ministry of Textile has abolished its another advisory body, Cotton Advisory Board (CAB), and notified that all 8 textile research association has ceased to be affiliated bodies of the ministry. Ministry of Textile is the present Union Minister Smriti Jubin Irani. अगला सवाल है दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? विच इज द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव फीमेल आइकन्स ऑन ट्रैफिक सिग्नल? ऑप्शन हैं दोस्तों आपके लिए, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और पांचवा ऑप्शन है पुणे। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है मुंबई, ऑप्शन नंबर 4। मुंबई का दादर ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिला के प्रतीकों वाला भारत का पहला शहर बन गया है, जो बृहन मुंबई नगर निगम द्वारा स्थापित किया गया था, जो पुरुष के डिफॉल्ट प्रतिनिधित्व के एक बदलाव के साथ महिला आइकन खेल त्रिकोणीय फ्रॉक का प्रदर्शन करता है। Mumbai's Dadar has become the first city in India to have a woman symbol on traffic signal and signage, which was installed by Brihan Mumbai Municipal Corporation (BMC) that display female icon sporting triangular frock, a shift from the default representation of men. दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सब अच्छे लग रहे होंगे और वीडियो भी पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि आपको समय पर इंफॉर्मेशन मिल सके। और इसी बीच आपके सामने है अगला सवाल, मानव हाथी संघर्ष पर पोर्टल का नाम बताएं जिसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लॉन्च किया था। नेम द पोर्टल ऑन ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स विच वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, पहला ऑप्शन है एलिक ट्यून, दूसरा ऑप्शन है एलिफेंटो, तीसरा ऑप्शन है सेफ फॉरेस्ट्री, चौथा ऑप्शन है सुरक्षा और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, न उपर्युक्त में से कोई भी नहीं।
तो दोस्तों अगर आपने एक्सप्लेनेशन अच्छा से सुना होगा तो शायद इस सवाल का आप जवाब दे पाएं, और इस सवाल का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सुरक्षा। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री के साथ एमओएस पर्यावरण मंत्रालय सुप्रीमो और मंत्रालय के अधिकारियों ने मानव हाथियों के संघर्ष पर एक पोर्टल का एक बीटा संस्करण लॉन्च किया जिसे सुरक्षा कहा जाता है, जो वास्तविक समय की जानकारी का संग्रह है और प्रबंध संघर्षों का समर्थन करता है वास्तविक समय के आधार पर। Prakash Javadekar, the Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, along with the MOS Environment Ministry Suprio and the officials of the ministry launched a beta version of a portal on human-elephant conflict called Surakshaya, a collection of real-time information and supports managing conflicts on a real-time basis. अगला सवाल है दोस्तों, किस देश ने 1971 में पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का फैसला किया है? Which country has decided to construct a monument for Indian soldiers who were killed by Pakistan in 1971? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, पहला ऑप्शन है मालदीव्स, सेकंड ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है मॉरिशस और पांचवा ऑप्शन है चीन। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर 3। मोजाम्मिल हक बांग्लादेश युद्ध मुक्ति मंत्री ने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा मारे गए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्टैंड एलोन स्मारक बनाने का निर्णय की घोषणा की है। स्मारक का निर्माण बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50वीं वर्षगांठ के साथ होगा। मोजम्मिल हक, Bangladesh War Liberation Minister, announced the decision to construct a stand-alone monument for the Indian soldiers who were killed by Pakistan in 1971 Liberation War against Pakistan. The construction of the monument will coincide with the 50th anniversary of the independence of Bangladesh. अगला सवाल है दोस्तों, पेटीएम ने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओसी डिवाइस लॉन्च किया है जिसका नाम पेटीएम ऑनलाइन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस है। पेटीएम का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। पेटीएम हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस नेम्ड पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट पीओएस। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ पेटीएम लोकेटेड? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, पहला है पुणे, दूसरा है पटना, तीसरा है नोएडा, चौथा है कोलकाता और पांचवा है गुरुग्राम। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3 जो कि है नोएडा। पेटीएम ने भारत में कॉन्टैक्टलेस ऑर्डरिंग और भुगतान के लिए भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस जिसको कि पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं डिवाइस पेटीएम ऑनलाइन पोर्टेबल एंड्रॉयड पीओसी लॉन्च किया है। यह बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्योगों को डिजिटल बनाने और सशक्त बनाने का एक प्रयास है। यह जीएसटी अनुपालन बिल उत्पन्न करना और सभी लेनदेन और बस्तियों के प्रबंधन के लिए पेटीएम फॉर बिजनेस ऐप के साथ एकत्रित है। यह किराए के आधार पर 499 रुपये प्रति माह के परिचयात्मक मूल्य के साथ उपलब्ध होगा और इसे फ़ोन की तरह डिज़ाइन किया गया। यह वर्तमान में देश में उपलब्ध पोर्टेबल लिनक्स आधारित पीओएस उपकरणों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। पेटीएम का मुख्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। Paytm has launched India's first pocket Android POS point-of-sale device, Paytm All-in-One Portable Android Smart POS for contactless ordering and payments in India. It is an effort to digitize and empower a large number of small and medium enterprises. It is integrated with the Payment for Business app to generate GST-compliant bills and to manage all transactions and settlements. It comes with an introductory price of Rs 499 per month on a rental basis and is designed like a phone. It is much more powerful than the portable Linux-based POS devices presently available in the country. Paytm headquarters is in Noida, Uttar Pradesh. अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना की जगह मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? Which state government has launched मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना by replacing प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना for financial year 21? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, महाराष्ट्र, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मिजोरम, चौथा है गुजरात और पांचवा है उत्तराखंड। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है गुजरात, ऑप्शन नंबर 4।
आंसर बताने से पहले मैं कुछ समय का पॉज ले लेता हूं ताकि आप आंसर पर एक बार विचार कर लें खुद से। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 1800 करोड़ रुपए की योजना मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की और प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना को बदलकर केवल वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्य के 56 लाख किसानों के लिए जो सूखे, बेमौसम बारिश, अधिक बारिश या फसल की हानि का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में राज्य सरकार एक समर्पित पोर्टल लॉन्च करेगी ताकि किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकें। Chief Minister of Gujarat Vijay Rupani launched rupees 1800 crore scheme, the Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana, by replacing Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for financial year 2021 only for the state's 56 lakh farmer facing crop issue due to drought, excess rain or unseasonal rain. In this regard, the state government will launch a dedicated portal so that farmers can apply online. अगला सवाल है दोस्तों, उस बैंक का पता लगाएं जिसने पूर्ण स्वामित्व वाली गैर वित्तीय सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी ली हो। Find the bank which has obtained in principle approval from the RBI to set up a wholly owned non-financial subsidiary. ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, पहला ऑप्शन है एक्सिस बैंक, दूसरा है यस बैंक, तीसरा है साउथ इंडियन बैंक, चौथा है एचडीएफसी बैंक और पांचवा है आईसीआईसीआई बैंक। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है दक्षिण भारतीय बैंक, साउथ इंडियन बैंक, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। दक्षिण भारतीय बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से आरबीआई द्वारा अनुमानित गतिविधियों के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली गैर वित्तीय सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त कर ली है। South Indian Bank (SIB) has obtained in principle approval from the Reserve Bank of India to set up a wholly owned non-financial subsidiary for undertaking activities permitted by RBI. After SIB completes the relevant formalities and receives final approval from the regulators, the subsidiary will commence its operation. अगला सवाल है दोस्तों, बीएसई भारत में कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट को गहरा करने के लिए दो अकोला आधारित बुलियन ट्रेड एसोसिएशन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करता है। बीएसई के वर्तमान एमडी और सीईओ कौन है? बीएसई साइंस एमओयू विथ टू अकोला बेस्ड बुलियन ट्रेड एसोसिएशन फॉर डीपनिंग कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया। हु इज द प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ बीएसई? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, आशीष कुमार चौहान, ऑप्शन 2 नंबर है नयन मेहता, ऑप्शन 3 है नीरज कुलश्रेष्ठ, चौथा ऑप्शन है करसी तवदिया और पांचवा है समीर पाटिल। तो दोस्तों जिसका सही उत्तर है वह है आशीष कुमार चौहान, जो कि है पहला नंबर ऑप्शन। बीएसई जिसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जाना जाता था, ने अकोला सराफा एसोसिएशन को और अकोला महाराष्ट्र के अकोला सराफा वासुर नाम युवा संघ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो भारत में कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार को गहरा करने और सभी के व्यापार और हेजिंग के लाभ पहुंचाने के लिए उद्योग आधारित बुलियन ट्रेड और इंडस्ट्री एसोसिएशन है। भारतीय बुलियन डेरिवेटिव मार्केट में मार्केट पार्टनरशिप आशीष कुमार चौहान बीएसई के वर्तमान एमडी और सीईओ हैं। BSE, formerly known as Bombay Stock Exchange, has signed a memorandum of understanding with Akola Sarafa Association and Akola Sarafa versus Sarovar Yuva Sangh of Akola, Maharashtra-based Bullion Trade and Industry Association for deepening the commodity derivative market in India and benefit the trading and hedging of all the market participations in Indian bullion derivatives market. Ashish Kumar Chauhan is the present MD and CEO of BSE. तो दोस्तों अब 10वां सवाल है आपके सामने, खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ACJ अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड 2019 फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, नितिन सेठी, ऑप्शन 2 है जोशी सेफ, ऑप्शन 3 है नेहा दीक्षित, ऑप्शन 4 है चैत्रा सुब्रमण्यम और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं।
तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है आपके सामने अब नितिन सेठी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एसीजे अवार्ड 2019 को खोजी पत्रकारिता के लिए पत्रकार नितिन सेठी और केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड 2019 के लिए सोशल इम्पैक्ट जर्नलिज्म के लिए पत्रकार शिव सहाय सिंह को दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक ने 2021 की कक्षा में उद्घाटन के आभासी समारोह में पुरस्कार दिया। Asian College of Journalism (ACJ) Award 2019 was conferred upon journalist Nitin Sethi for investigative journalism and KP Narayan Kumar Memorial Award 2019 for social impact journalism is bestowed upon journalist Shiv Sahai Singh. The awards were presented in a virtual ceremony by Soumya Swaminathan, Chief Scientist of the World Health Organization at the inauguration of the class of 2020-21. केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) में एक मिसाइल साधक सुविधा केंद्र और एक वारहेड उत्पादन इकाई की नींव रखी है? यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह has laid the foundation for a missile seeker facility center and a warhead production unit at Bharat Dynamics Limited in which city? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए पुणे, लखनऊ, हैदराबाद, नोएडा और पांचवा ऑप्शन है मुंबई। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 3। रक्षा मंत्रालय के 7 से 14 अगस्त 2020 के बीच में आत्मनिर्भर सप्ताह के एक भाग के रूप में आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वस्तुतः रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और आयुध निर्माण बोर्ड भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद में आधुनिकीकरण और सुविधाओं से उत्पन्न के लिए पहल ने मिसाइल प्रणाली के प्रमाण के लिए शिखर सुविधा केंद्र का शिलान्यास किया। कोकुरम एम इनवर आकाश एस्ट्रा आदि के लिए आवश्यक स्वदेशी विकसित वारडेह के निर्माण और परीक्षण के लिए वारडेह प्रोडक्शन फैसिलिटी का भी आरंभ किया गया है। एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर वीक सेलिब्रेशन आत्मसमर्पित भारत between August 7th to 14th of 2020 of the Ministry of the Defense and to boost Atmanirbhar Bharat Abhiyan, the Union Defense Minister Rajnath Singh virtually launched the initiative for modernization and upgradation of the facility at Defense Public Sector Undertaking and Ordnance Facility Board. Bharat Dynamics Limited Hyderabad laid foundation stone for Seeker Facility Center to manufacture missile system and warhead production facility for manufacturing and testing of the indigenously developed warheads required for Konkas M, Invar, Akash, Astra missile etc. अगला सवाल है दोस्तों, औद्योगिक डिजाइन और उत्पादों में एग्रोनॉमिक्स में वैश्विक बेंचमार्किंग स्थापित करने के लिए किस पीएसयू ने बेंगलोर में अपने तहत के औद्योगिक डिजाइन केंद्र की स्थापना की है? Which PSU has set up the first of its kind industrial design center at Bangalore for setting the global benchmarking in industrial design and ergonomics in products? ऑप्शन हैं दोस्तों आपके लिए, पहला है BEL, दूसरा है BHEL, तीसरा है BEML, चौथा है HAL और पांचवा है none of the above। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है BEML, ऑप्शन नंबर 3। BEML जिसे पहले भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड से नाम से जाना जाता था, तो उसने अपने नए बुलंदियों और ढांचों के निर्माण के हिस्से के रूप में बेंगलोर में औद्योगिक डिजाइन केंद्र स्थापित किया है। केंद्र भारत में अपनी तरह का पहला उद्योग है जो औद्योगिक डिजाइन और मानव कारकों को कार्यान्वित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उत्पादों में वैश्विक बेंचमार्किंग और औद्योगिक डिजाइन और एग्रोनॉमिक्स में स्थापित करने के लिए विकासात्मक रणनीतियों के एक भाग के रूप में है। इस सुविधा को राष्ट्रीय सुविधा के रूप में और विकसित करने का प्रस्ताव है और अगले चरण में इसे उद्योग के लिए पेश किया जाएगा। BEML, which was previously known as Bharat Earth Movers Limited, has set up an industrial design center at Bangalore as part of its new infrastructure creation.
The center is first of its kind in India, focusing on implementing factors of industrial design and human factors as part of developmental strategies for setting the global benchmarking in industrial design and ergonomics in products. It is it is proposed to develop this facility further as a national facility and would be offered to the industry in the next stage. अगला सवाल है दोस्तों, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 3 साल के कार्यकाल में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नाम की ई बुक किसने जारी की? हु रिलीज द ई बुक नेम्ड कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग क्रॉनिकलिंग द वाइस प्रेसिडेंट्स वेंकैया नायडूज थर्ड ईयर इन ऑफिस? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए राजनाथ सिंह, दूसरा है प्रकाश जावड़ेकर, तीसरा है निर्मला सीतारमण, चौथा ऑप्शन है जिसका मतलब है कि दोनों एक और दो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर फिफ्थ है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो दोस्तों जिसका सही उत्तर है वो है दोनों एक और दो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब राजनाथ सिंह भी और प्रकाश जावड़ेकर भी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के कार्यकाल के तीसरे वर्ष की पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग का ई संस्करण जारी किया है। इसके अलावा राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री ने ई बुक के प्रिंट कॉपी टेबल संस्करण को भी जारी किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास में आयोजित किया गया था। यह उनके प्रयासों और नतीजों पर पुस्तक का तीसरा संस्करण है जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा 250 पृष्ठों का ई बुक और इसकी कॉफी टेबल संस्करण प्रकाशित किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, रिलीज्ड एन ई वर्जन ऑफ द बुक Connecting, Communicating, Changing, a chronicle of Vice President of India Venkaiah Naidu's third year in office. In addition to this, Rajnath Singh, Union Minister of Defence, also released the print coffee table version of the e-book. The event was organized at the Uprashtrapati Bhavan Niwas in New Delhi. This is the third edition of the book on his efforts and outcomes as the Vice President and Chairman of the Rajya Sabha. The 250 pages e-book and its coffee table version has been published by the Publication Division of the Ministry of Information and Broadcasting. अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका फ्रांज अर्ड द्वारा सहलिखित है? हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड को रिटन बाय फ्रांज अर्ड? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, पहला है दीपक चोपड़ा, दूसरा है परमहंस योगेंद्र, तीसरा ऑप्शन है दलाई लामा, चौथा है रामदास और पांचवा ऑप्शन है आपके लिए श्री चिन्मय। तो दोस्तों जिसका सही उत्तर है वो है दलाई लामा, ऑप्शन नंबर 3। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा नवंबर में जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रांज अर्ज द्वारा सहलिखित जलवायु परिवर्तन पर अपनी नई पुस्तक हमारा एकमात्र घर दुनिया के लिए एक जलवायु अपील जारी करने के लिए तैयारी की है। तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा is said to release his book Our Only Homes, A Climate Appeal to the World, a climate change co-written by German environmental journalist Franz Erd in November. अगला सवाल दोस्तों, विश्व शेर दिवस 2020 में कब मनाया गया था? वर्ल्ड लायन डे 2020 was observed on which of the following date? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए जुलाई 31, जुलाई 31, अगस्त 15, जून 24, अगस्त 10 और सितंबर 12। 31 जुलाई, 15 अगस्त, 24 जून, 10 अगस्त या 12 सितंबर? तो दोस्तों जिसका सही उत्तर है वो है 10 अगस्त, ऑप्शन नंबर 4। विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस 2020 को इस वर्ष महामारी के कारण लगभग देखा जा रहा है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को उनके संरक्षण और संरक्षण से संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करना है। 2013 में डेरेक और बेवली जॉर्केट बिग कैट एसोसिएशन और नेशनल ज्योग्राफिक के एक पति पत्नी के टीम ने ऐसे पहल को शुरू किया था। विश्व शेर दिवस आर्कटिक शेर संरक्षण परियोजना पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2017 में एशियाई शेरों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पहल है।
World Lion Day is observed across the world on August 10 every year. World Lion Day 2020 is observed virtually this year due to the pandemic COVID-19. The main purpose of this day is to raise awareness about lions and educate people about issues concerning their protection and conservation. In 2013, Derek and Beverly Jovelet, a husband and wife team of Big Cat Initiative and National Geographic, began an initiative to form World Lion Day. Asiatic Lion Conservation Project is an initiative launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MEFCC), Government of India in 2017 to provide safeguard to the Asiatic lions. अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कितने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों का विकास किया जा रहा है? How many tribal freedom fighter museums are under development by Ministry of Tribal Affairs to reorganize the contribution of the tribal freedom fighters? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए 3, 5, 7, 9 या 6। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 9। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा विकास के तहत चलाए गए 9 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय 2020 के अंत तक पूरा हो जाएगा। The Ministry of Tribal Affairs (MOTA) announced that the 9 tribal freedom fighters museums that are under development by the Ministry of Tribal Affairs to recognize the contribution of the tribal freedom fighters will be completed by the end of year 2022. अगला सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना भारत सरकार और किस बैंक द्वारा वित्त पोषित की गई थी? The National Agriculture Higher Education Project was funded by Government of India and which of the following bank? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, दूसरा ऑप्शन है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तीसरा ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, चौथा ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक या पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। कृषि मेघ आईसीएआर का डेटा रिकवरी सेंटर राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के तहत स्थापित किया गया है, जिसे विश्व बैंक और भारत सरकार दोनों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। कृषि मेघ द डेटा रिकवरी सेंटर ऑफ आईसीएआर हैज बीन सेट अप under the National Agriculture Higher Educational Project, which is funded by both the World Bank and the Indian government. अगला सवाल है दोस्तों, कृषि मेघ आईसीएआर के डेटा रिकवरी सेंटर की स्थापना किस शहर के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन संस्थान में की गई है? कृषि मेघ द डेटा रिकवरी सेंटर ऑफ आईसीएआर हैज बीन सेट अप एट द नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? ऑप्शंस है दोस्तों आपके लिए बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, नोएडा या मुंबई। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 3। डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ को राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी हैदराबाद में स्थापित किया गया था। The Data Recovery Center Krishi Megh has been set up at the National Academy of Agriculture Research Management NAARM in हैदराबाद। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने, आधिकारिक तौर पर फर्स्ट स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन की पंजीकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? Which is the first country in the world to officially register a COVID-19 vaccine named Sputnik 5 और स्पुतनिक वी? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए चाइना, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा ऑप्शन है जर्मनी और पांचवा ऑप्शन है इंडिया भारत। तो दोस्तों जिसका सही उत्तर है वो है रसिया, रूस। रूस आधिकारिक तौर पर कोरोना वायरस वैक्सीन को पंजीकृत करने और इसे उपयोग के लिए तैयार घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दुनिया के पहले उपग्रह स्पुतनिक के बाद स्पुतनिक वी नाम के तहत विदेशी बाजारों में वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है।
Russia became the world's first country to officially register a coronavirus COVID-19 vaccine and declared it ready for use. The vaccine will be marketed in foreign markets under the name Sputnik 5 or Sputnik V after the world's first Sputnik satellite. The vaccine has been developed jointly by the Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology and the Russian Defense Ministry. अगला सवाल जो कि 20वां सवाल है दोस्तों आज का, Alexandra Grigoryevich-Luzhkano has won his sixth consecutive presidential term of Belarus recently. What is the capital of Belarus? Alexander Grigoryevich-Luzhkova ने हाल ही में बेलारूस का लगातार छठा राष्ट्रपति पद जीता है। बेलारूस की राजधानी क्या है? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए रीगा, विल्नियस, तीसरा ऑप्शन है मिन्स्क, चौथा ऑप्शन है कीव और पांचवा ऑप्शन है वार्सो। तो दोस्तों जिसका सही उत्तर है वह है मिन्स्क, ऑप्शन नंबर 3। बेलारूस गणराज्य के केंद्रीय चुनाव आयोग ने कहा है कि देश में लंबे समय तक सत्तावादी नेता ने अपने छठे लगातार राष्ट्रपति पद, जो कि 1994 से अभी तक वर्तमान में चल रहा है, 80% से अधिक मतों से जीता है। बेलारूस का कैपिटल मिन्स्क में है। The Central Election Commission of the Republic of Belarus said that the country's long-time authorization leader has won his sixth consecutive presidential term, which is from 1994 till present, by taking over 80% of the votes. The capital of Belarus is in Minsk. अगला सवाल दोस्तों, भारत भर में WGDP वुमेन कनेक्ट चुनौतियां शुरू करने के लिए USAID के साथ किस आधार पर भागीदारी की गई है? Which foundation partnered with USAID to launch the WGDP Women Connect Challenge across India? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए फाउंडेशन फॉर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, केयर फाउंडेशन, बिल एंड मेलिमेंट फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन और नन ऑफ द एबव। माँ और बाल स्वास्थ्य के लिए फाउंडेशन, केयर फाउंडेशन, बिल एंड मीडिया फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जिसका सही उत्तर है वह है रिलायंस फाउंडेशन, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। महिला और वैश्विक शिक्षा और समृद्धि पहल के तहत यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की शाखा रिलायंस फाउंडेशन ने भारत में लैंगिक डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए भागीदारी की है। साझेदारी के माध्यम से वह 2020 में पूरे भारत में WGDP महिला कनेक्ट चैलेंज का शुभारंभ करेगा। Under the Women's Global Development and Prosperity Initiative, U.S. Agency for International Development (USAID) and Reliance Foundation Arm for Reliance Industry Limited have partnered to bridge the gender digital divide in India. Through the partnership, they will launch the WGDP Women Connect Challenge (WCC) across India in 2020. अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स अगस्त 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन लिस्ट एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स अगस्त 2020? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए 6th, 5th, 4th, 8th या 9th, छठा, पांचवा, चौथा, आठवां या नौवां। तो दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है ऑप्शन नंबर 3, चौथा। रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी ने दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए LVMH मोएट हेंसी लुइस विंटन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बर्नार्ड अर्लट को पीछे कर दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार 2020 में अपनी संपत्ति में $22 बिलियन जोड़ने के बाद अंबानी की कुल संपत्ति अब $80.2 बिलियन, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की हो गई है। Reliance Industry Chairman and Managing Director Mukesh Ambani has surpassed the Bernard Arnault, Chairman and Chief Executive Officer of LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, to become the world's fourth richest person, as per the Bloomberg Billionaire Index. Ambani's net worth is now at $80.2 billion, which is approx 6 lakh crore rupees after adding $22 billion to his wealth in 2020.
अगला सवाल है दोस्तों, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान शुरू किया है? Which state or union territory government has launched healthy body healthy mind campaign for students? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा ऑप्शन है गोवा, तीसरा है चंडीगढ़, चौथा है आसाम और पांचवा ऑप्शन है दिल्ली। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है आपके सामने और वो है ऑप्शन नंबर पांचवा, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए ताले की वजह से अपने घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए स्वस्थ अभियान स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग का शुभारंभ किया है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान के लिए एक भाग के रूप में एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है और प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसके द्वारा छात्र फिटनेस बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों के नुकसान के लिए एक सप्ताह तक अभ्यास कर सकते हैं। Delhi government launched the fitness campaign Healthy Body, Healthy Mind for the students who are confined in their homes because of the lockdown imposed on schools and colleges due to COVID-19 pandemic. As part of the Healthy Body, Healthy Mind campaign, a YouTube channel has been started which uploads a video on every Wednesday by which the student can practice for a week to maintain fitness and make up the loss for the physical activities amid pandemic. दोस्तों आगे आपके सामने अगला सवाल, 2023 के अंत तक 35 देशों के स्कूल के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी परिदृश्य का नक्शा बनाने के लिए यूनिसेफ के साथ किस कंपनी ने भागीदारी की है? Which company has partnered with UNICEF to map internet connectivity landscape for school in 35 countries by the end of 2023? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, पहला ऑप्शन है AT&T, दूसरा है वेरिजॉन कम्युनिकेशन, तीसरा है रिलायंस जियो, चौथा है भारती एयरटेल और पांचवा ऑप्शन है एरिक्सन। तो दोस्तों जो इस सवाल का सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 5, एरिक्सन। एरिक्सन जो कि एक स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी है, उसने 2023 के अंत तक 35 देशों के स्कूलों में के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी परिदृश्य को मैप करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के साथ भागीदारी की ताकि बच्चों को डिजिटल शिक्षा प्रदान की जा सके। यह संयुक्त पहल सितंबर 2019 में यूनिसेफ और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट ITU द्वारा शुरू की गई गीगा पहल का एक हिस्सा है जो हर स्कूल को अपने आसपास के समुदायों को इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। एरिक्सन गीगा पहल और स्कूल कनेक्टिविटी मैपिंग के लिए वैश्विक यूनिसेफ भागीदारी के लिए $1 मिलियन की प्रतिबद्धता बनाने वाला पहला निजी क्षेत्र भागीदारी कंपनी है। Ericsson, which is the Swedish telecom company, partnered with the UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund, to map internet connectivity landscape for school in 35 countries by the end of 2023 to provide digital learning access to the children. This joint initiative is a part of the GIGA initiative launched by UNICEF and International Telecommunication Union in September 2019 to provide internet connectivity to every school and their surrounding communities. Ericsson is the first private sector partner to become a $1 billion commitment to the GIGA initiative and global UNICEF partner for school connectivity mapping. अगला सवाल है दोस्तों, उस संगठन का नाम बताएं जिसने कोविड-19 स्कूल क्लोजर के दौरान लर्निंग जारी रखने के लिए बच्चों समक्ष सक्षम है शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच रिलीज द रिपोर्ट टाइटल्ड कोविड-19 आर चिल्ड्रन एबल टू कंटिन्यू लर्निंग ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर्स। ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO, तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, चौथा ऑप्शन है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, खाद्य और कृषि संगठन, पांचवा ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन UNESCO। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कोविड-19 क्या बच्चे क्लोजर के दौरान सीखना जारी रखने में सक्षम है रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया है कि दुनिया में कम से कम 1/3 स्कूल बच्चे, जो कि लगभग 463 मिलियन बच्चे
कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल के बंद होने के बीच दूरस्थ शिक्षा प्राप्त कर नहीं सकते हैं। United Nations Children's Fund UNICEF released the report COVID-19 Are children able to continue learning during school closure, which states that at least one third of the world's school children, which is around 463 million children, could not access remote learning amid the closure of the schools due to COVID-19 pandemic. दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और आपकी शिक्षा अच्छी से अच्छी होते जा रही होगी और आप नए सवाल सीख भी रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें। इसी बीच अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बढ़ाने के लिए एडोब के साथ भागीदारी की है? Which private sector bank has partnered with Adobe to enhance the digital experience center for the customers? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए HDFC बैंक, दूसरा ऑप्शन है ICICI बैंक, तीसरा है RBL बैंक, चौथा है IDBI बैंक और पांचवा ऑप्शन है नन ऑफ दिस उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है HDFC बैंक, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। HDFC बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव को बढ़ाने के लिए एडोब के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। साझेदारी एडोब एक्सपीरियंस क्लाउड द्वारा संचालित किया जाएगा और HDFC बैंक को व्यक्तिगत डिजिटल अनुभवों को मौजूदा और साथ ही नए ग्राहकों को किसी भी समय और कहीं भी वितरित करने में मदद करेगा। HDFC Bank announced a strategic partnership with Adobe to enhance the digital experience of its customer. The partnership is powered by Adobe Experience Cloud Solution and will help HDFC Bank to deliver personalized digital experiences to existing as well as new customer at any time, anywhere. दोस्तों अगला सवाल आपके सामने, किस बीमा कंपनी ने स्मार्ट असिस्ट नाम की अपनी तरह की पहली प्रौद्योगिकी सेवा शुरू की है? Which insurance company has launched first of its kind technology service named Smart Assist? ऑप्शन है दोस्तों आपके रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा ऑप्शन है टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा ऑप्शन है ICICI लॉम्बार्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, चौथा ऑप्शन है बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और पांचवा ऑप्शन है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपनी तरह की पहली तकनीकी स्मार्ट असिस्ट लॉन्च की है। एक सुरक्षित स्क्रीन शेयरिंग सुविधा के माध्यम से सेवा ग्राहकों को कहीं भी खरीदारी पूरी करने पर वास्तविक समय सहायता प्राप्त करने के लिए कंपनी से जुड़ने की अनुमति देता है। यह आभासी सहायता का आनंद लेते हुए और सामाजिक दूरी प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए ग्राहकों को उत्पाद विवरण के बारे में जानने में मदद करता है। Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited has launched Smart Assist, a first of its kind technology service in the insurance industry. Through a secure screen sharing feature, the service allows the customer to connect with the company to avail real-time assistance on completing the purchase anywhere. It helps the customer to know about the product details while enjoying virtual assistance and maintaining social distance protocol. अगला सवाल है दोस्तों, उस कंपनी का पता लगाएं जिसने आमने सामने लेनदेन के लिए किस्तों में प्लेटफॉर्म के विकसित करने के लिए इनोवेशन पेमेंट सॉल्यूशन के साथ भागीदारी की है। फाइंड द कंपनी विच हैज पार्टनर्ड विद इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस टू डेवलप इंस्टॉलमेंट प्लेटफॉर्म फॉर फेस टू फेस ट्रांजेक्शंस। ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए कैपिटल वन, दूसरा है वीजा, तीसरा है मास्टर कार्ड, चौथा है रुपे और पांचवा है अमेरिकन एक्सप्रेस। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है वीजा, ऑप्शन नंबर 2। अभिनव भुगतान समाधान प्राइवेट लिमिटेड और वीजा ने एक किस प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए साझेदारी की है जो भारत में फेस टू फेस प्राइवेट पॉइंट ऑफ सेल पर अपने कार्ड धारकों को क्रेडिट का विस्तार करने में सक्षम बनाएगा। इनोवेशन के यूनिपेनेक्स्ट प्लेटफॉर्म की वीजा के PIO का लाभ उठाने वाले प्लेटफॉर्म क्षमताओं के सूट के साथ किस प्लेटफॉर्म दुकानदारों को यह चुनने का समझौता प्रदान किया जाएगा कि वे खरीदारी के दौरान भुगतान कैसे कर सकते हैं। इनोवेटिव प्राइवेट सॉल्यूशन लिमिटेड, इनोवेटिव एंड द वीजा have partnered to develop an installment platform which will enable the issuer to extend credit to their cardholders at
face-to-face point of sale in India. The installment platform with the Visa suite of platform capabilities leveraging innovative Uni payment system platform and Visa API provides shoppers the ability to choose how they pay during the purchase. अगला सवाल है दोस्तों, MSMEs के लिए नया बाजार खोलने के लिए नेपाल की स्टोडियल के साथ किस कंपनी ने सहयोग किया है? Which company collaborated with Nepal Sastodil to open new market for MSMEs? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या नन ऑफ द एबव, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर 2। वॉलमार्ट के स्वकृत्व वाले फ्लिपकार्ट ने घोषणा की है कि वह नेपाल के सस्टोडील के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश कर चुका है, एक कदम जिससे फ्लिपकार्ट के लाखों विक्रेताओं को पड़ोसी देश के ई-कॉमर्स बाजार तक पहुंचने में मदद मिलेगी। साझेदारी के तहत सस्टोडील फ्लिपकार्ट मार्केटप्लेस विक्रेता के 5,000 से अधिक उत्पादों की मेजबानी करेगा और सभी श्रेणियों में कम कर रहेंगे। फ्लिपकार्ट पॉइंट ब्राइस MARQ और स्मार्ट बाई को भी इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरण, होम डेकोर और साज सामान जैसी श्रेणियों पर ध्यान देने के साथ सस्टोडील प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया जाएगा। Walmart owned Flipkart announced that it has entered into a strategical partnership with the Nepal Sastodil, a move that will help lakhs of Flipkart sellers get access to the neighboring country's e-commerce market. Under the partnership, Sastodil will host over 5,000 products from Flipkart marketplace sellers operating across the categories. Flipkart private brands Mark and Smart Buy will also be listed on the Sastodil platform with a focus on categories such as electronics, home appliances, home decor and furnishing. अगला सवाल जो कि 30वां सवाल है दोस्तों, वो आपको बताना है कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोच AIFC ने हाल ही में किस देश के कोच संघ के साथ साझेदारी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? Association of Indian Football Coaches AIFC signed MOU with which country's coaches association recently? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए यूनाइटेड किंगडम, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है जर्मनी, चौथा है ऑस्ट्रेलिया और पांचवा है पोर्चुगीज अर्थात पुर्तगाल। तो दोस्तों जिसका सही उत्तर है वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर 4। एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोच AIFC और फुटबॉल कोच ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों में फुटबॉल के विकास का समर्थन करने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल कोचेज AIFC एंड फुटबॉल कोचेज ऑस्ट्रेलिया has signed a memorandum of understanding to support the development of football in both India and Australia. दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, क्वेश्चन काफ़ी नए हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सीखते भी जा रहे होंगे। एक्सप्लेनेशन से बहुत कुछ और आपके लिए जानकारियाँ प्राप्त होती है, तो एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ना मिस करें और वीडियो को अंतिम तक देखें ताकि आप सारा क्वेश्चंस को जान सकें। सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसी बीच दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने, उस कंपनी का पता लगाएं जिसने इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य वाहन विकसित करने के लिए इजराइल स्थित REE ऑटोमोब के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। फाइंड द कंपनी विच हैज साइंड MOU विद इजराइल बेस्ड REE ऑटोमोटिव टू डेवलप इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल। ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए अशोक लेलैंड, दूसरा है महिंद्रा एंड महिंद्रा, तीसरा है फोर्स मोटर, चौथा है हिंदुस्तान मोटर्स और पांचवा है ICML। तो दोस्तों जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा मुंबई स्थित एक कंपनी जो कि महिंद्रा ग्रुप का एक हिस्सा है, उसने REE ऑटोमोटिव के साथ एक तेल अवीव इजराइल स्थित स्टार्टअप फर्म के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जो कि वैश्विक बाजार के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य वाहनों के विकास और विनिर्माण का पता लगाने के लिए है। Mahindra and Mahindra M&M, a Mumbai-based company which is a part of Mahindra Group, signed a memorandum of understanding with the REE Automotive, a Tel Aviv, Israel-based startup firm, to explore development and manufacturing of electric commercial vehicles for the global market. अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, किसने द डिस्कम्फर्ट ऑफ द इवनिंग पुस्तक के लिए 2020 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है और पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के लेखक बन गए हैं?
Who has bagged 2020 International Booker Prize for the book The Discomfort of Evening, youngest author to receive the award? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए डेविड गोर्समैन, दूसरा ऑप्शन है जोखा अल हर्थी, तीसरा ऑप्शन है मैरिक लुकास, चौथा ऑप्शन है राजकमल और पांचवा ऑप्शन है हांगकांग। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है मैरिक लुकास रीजनेवर्ल्ड, जो कि ऑप्शन है 3। डच लेखक मैरिक लुकास रीजनेवर्ल्ड ने साहित्यिक फ्रिक्शन बुक द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। 29 साल की उम्र में पुरस्कार जीतने वाले रीजनेवर्ल्ड सबसे कम उम्र के लेखक बन गए हैं। बुक पहली बार 2018 में डच में प्रकाशित किया गया था और अंततः मिशेल हचिंग द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मुख्य बुकर पुरस्कार से अलग है। डच ऑथर Lucas won the 2020 International Booker Prize for the literary fiction book The Discomfort of Evening. Reasonable became the youngest author to win the prize at the age of 29. The book was first published in Dutch in 2018 and eventually translated into English by Michael Hutsien. The International Booker Prize is separate from the main Booker Prize. अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, रोसैफ्ट के साथ आईआईटी पूर्व छात्र परिषद और कौन सा विश्वविद्यालय भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर बनाने जा रहा है? द आईआईटी एलुमनी काउंसिल along with Rosoft and which university is going to build the world's largest and fastest hybrid quantum computer in India? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए नैनंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन है इंपीरियल कॉलेज लंदन, तीसरा ऑप्शन है ईटीएच जोरिच, चौथा ऑप्शन है मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और पांचवा ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। जो दोस्तों सही उत्तर बताना है आपको, और जो सही उत्तर है इसका वो है मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर 4। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के पूर्व छात्रों की परिषद ने रूस के लोमोनोसोव, मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के साथ एक संगठन भारत में रूस से दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज हाइब्रिड कंप्यूटर के निर्माण के लिए प्रमुख तकनीकी का उपयोग और हस्तांतरण करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। रूस के साथ समझौता वैश्विक प्रमुख प्रौद्योगिकी को फ्रंट रनर से जोड़ने के लिए एक कदम है। Indian Institute of Technology Alumni Council has signed an agreement with the Russia's Lomonosov, Moscow State University and Rosoft, an association of software developing companies, to access and transfer key technologies from Russia to build the world's largest and fastest hybrid quantum computer in India. The agreement with Russia is the first step to aggregate global key technologies from the frontrunner. अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों युवा विद्वानों के परिचय नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? Who released a book titled National Security Challenges Young Scholars Perspective? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए के.एम. करियप्पा, दूसरा ऑप्शन है मनोज कुमार नरववे, तीसरा ऑप्शन है विनीत रावत, चौथा ऑप्शन है करमबीर सिंह और पांचवा ऑप्शन है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और दोस्तों जो सही उत्तर है इसका वो है मनोज मुकुंद नरवना, ऑप्शन नंबर 2। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा लिखित राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां युवा विद्वानों के परिचय नामक एक पुस्तक का विमोचन किया जो स्नातक स्तर से लेकर डॉक्टरेट उम्मीदवारों तक के लिए है। पुस्तक में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषय हैं। इसका उद्देश्य इस देश में युवाओं के बीच रणनीतिक सोच विकसित करना है। सेना के थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंडिंग वायरलेस CLAWS द्वारा इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। यह पुस्तक 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में रणनीतिकार फील्ड मार्शल मानेकशॉ को श्रद्धांजलि दी है, जिसमें परिणाम स्वरूप बांग्लादेश की मुक्ति हुई थी। General Manoj Mukund Narwane, Chief of the Army Staff, released a book titled National Security Challenges Young Scholars Perspective, authored by the university student ranging from the undergraduate level to the doctorate candidate.
The book contains various themes pertaining to national security. It aims to develop strategic thinking among the youth of this country. The book was published by Center for Land Warfare Studies, the Army think tank. The book is a tribute to Field Marshal Manikeswa, the strategist of 1971 Indo-Pakistan War that resulted in the liberation of Bangladesh. दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एनसीसी परीक्षण के लिए लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है? नेम द ऐप विच वाज लॉन्च बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फॉर एनसीसी ट्रेनिंग। ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, पहला है डीजी एनसीसी, दूसरा है एजी एनसीसी, तीसरा है सीएच एनसीसी, चौथा है एपी एनसीसी और पांचवा है टीएनएनसीसी। दोस्तों आपको सही उत्तर बताना है और जो सही उत्तर है वो है DGNCC, ऑप्शन नंबर 1। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महानिवेदक राष्ट्रीय कैडेट कोर एक मोबाइल परीक्षण ऐप लॉन्च किया है जो राष्ट्रीय कैडेट कोर के लिए एक देशव्यापी ऑनलाइन परीक्षण आयोजित करने में मदद करेगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स अ मोबाइल ट्रेनिंग ऐप विच विल हेल्प इन conducting a countrywide online training for the National Cadet Corps। अगला सवाल है दोस्तों, अगस्त 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस महाद्वीप को जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया था? Which continent was declared wild polio free by World Health Organization in August 2020? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, तीसरा है एशिया, चौथा है अफ्रीका और पांचवा है यूरोप। और दोस्तों जिसका सही उत्तर है वह है अफ्रीका, चौथा नंबर ऑप्शन। अफ्रीका महाद्वीप को स्वतंत्र निकाय अफ्रीका क्षेत्रीय प्रमाण आयोग ARCC द्वारा जंगली पोलियो मुक्त घोषित किया गया था, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन अफ्रीका क्षेत्र में जंगली पोलियो वायरस के उन्मूलन को प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार है। पोलियो वायरस अब केवल पाया जाता है अफगानिस्तान और हमारे पाकिस्तान में। The African continent was declared free of world polio by the independent body, the Africa Regional Certification Commission ARCC, which is responsible for certifying the eradication of the wild polio virus in the World Health Organization WHO Africa region. The polio virus is now found only in Afghanistan and Pakistan. दोस्तों उम्मीद करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ना भूलेंगे और इस वीडियो को अंतिम तक देखेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे ज्ञान को अर्जित कर सकें। इसी बीच आपके सामने अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार 2020-21 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? What is the projected growth rate of India for 2021 as per the Reserve Bank of India's annual report 2019-2020? पहला ऑप्शन है दोस्तों निगेटिव में 2.7%, दूसरा है निगेटिव में 4.5%, तीसरा है निगेटिव में 3.5%, चौथा है निगेटिव में 5.2% और पांचवा है निगेटिव में 0.7%। तो दोस्तों जिसका सही उत्तर है वह है निगेटिव में 4.5%, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2019-20 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के 30 जून 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए केंद्रीय निर्देशक मंडल की रिपोर्ट है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिनियम द्वारा 53.2/1934 की रिपोर्ट के संदर्भ में केंद्र सरकार को सौंपी गई है। आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि 2020-21 के लिए भारत का विकास ऋण निगेटिव में 4.5% है। यह निगेटिव एकल हिट परिदृश्य में 3.7 और वित्तीय वर्ष 2015-21 में दोहरे हिट परिदृश्य में 7.3 रहेगा। वैश्विक मोर्चे पर एकल हिट परिदृश्य में विकास दर निगेटिव में 6.0% और वित्त वर्ष 2015 से 21 में दोहरे हिट परिदृश्य में निगेटिव में 7.6% का अनुमान है। Reserve Bank of India (RBI) released its annual report of 2019. It is a report of the Central Board of Directors on the working of the Reserve Bank of India for the year ended June 30, 2020, submitted to the central government in terms of the Section 53(2) of the Reserve Bank of India Act 1934. In the report, RBI projected that India's growth at -4.5% for 2021. It will be negative 3.7% in the single hit scenario and negative 7.3 in the double hit scenario in the financial year 2021. On the global front, the growth is projected at negative 6.0% in the single hit scenario and negative 7.6% in the double hit scenario in the financial year 2021.
अगला सवाल है दोस्तों, किस बैंक ने भारत में ओमनी कलेक्ट नाम के वन स्टॉप बिजनेस सॉल्यूशन लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड वन स्टॉप बिजनेस सॉल्यूशन नेम्ड ओमनी कलेक्ट इन इंडिया? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए डीबीएस बैंक, बार्कलेज बैंक, एचएसबीसी बैंक, डेसियस इंडिया और सिटी बैंक। यह है पांचवा ऑप्शन। और दोस्तों जिसका सही उत्तर है वो है एचएसबीसी इंडिया। एचएसबीसी इंडिया जो कि ऑप्शन नंबर है 3। एचएसबीसी इंडिया ने भारत में वन स्टॉप समाधान ओमनी कनेक्ट लॉन्च किया है। यह एक ही मंच पर कई भुगतान विकल्पों की पेशकश करने के लिए व्यवसायों का समर्थन करता है। यह व्यवसायों के लिए विभिन्न डिजिटल तरीकों के माध्यम से आसानी से भुगतान एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उन्हें उपभोक्ताओं खर्च में बदलाव के लिए आसानी से अनुकूल बनाया जा सकता है। उन्नत ट्रैवल पार्टनर्स एसोसिएशन इस समाधान के लिए लाइव होने के लिए एचएसबीसी इंडिया का फर्स्ट ग्राहक है और ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए शुरू हो गया है। HSBC India has launched Omni Collect, a one-stop solution in India. It supports businesses to offer multiple payment options on a single platform. It is designed for business to easily collect payment through various digital methods, thereby allowing them to easily adapt to the changes in consumer spending. Advanced Travel Platform International (ATPI) is the first client of HSBC India to go live with the solution and has started to receive payment through the online payment gateway. दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने, उस बैंक का नाम बताइए जिसने भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट शुरू किया है। नेम द बैंक विच हैज इंट्रोड्यूस्ड लिबर्टी सेविंग अकाउंट फॉर द इंडियन यूथ। ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, यस बैंक या एक्सिस बैंक। और दोस्तों जिसका सही उत्तर है वह है एक्सिस बैंक, 5th नंबर ऑप्शन। भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक ने युवाओं और डिजिटल रूप से इच्छुक भारतीयों को बदलती जीवन शैली के जागरूकता को पूरा करने के लिए भारतीय युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है। यह प्रति वर्ष 20,000 तक का मानार्थ अस्पताल नकद बीमा कवर प्रदान करता है, जो कोविड-19 के तहत किए गए अस्पताल के खर्चों को कवर करता है, जो महामारी को कवर करने के लिए अपने प्रकार का प्रथम बचत खाता है। Axis Bank, India's third largest private sector bank, has introduced Liberty Savings Account for the Indian youth to address the ever-changing lifestyle needs of the young and digitally interested Indians. It offers a complimentary hospital cash insurance cover of up to rupees 20,000 per year, which covers hospital expenses incurred during COVID-19, which makes this a first of its kind savings account to cover the pandemic. अगला सवाल जो कि 40वां सवाल है दोस्तों, वो है आपके सामने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस संस्थान के साथ अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह का पहला नवाचार सह ऊष्मागणन केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन has signed agreement with which Indian institute to set up the first of its kind of innovation cum incubation center for the promotion of space research. ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए आर्यभट्ट नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्यभट्ट ज्ञान विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान। ऑप्शन नंबर 2 है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान। ऑप्शन नंबर 3 है वीर सुरेंद्र साय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर 4 है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय। और ऑप्शन नंबर 5 है नन ऑफ दी एबव, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जिसका सही उत्तर है वह है वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वीर सुरेंद्र साय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वीर सुरेंद्र साय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय VSSUT बुर्ला ओडिशा एक तकनीकी संस्थान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है, जो तकनीकी संस्थान है जिससे अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपने तरह का पहला नवाचार इनोवेशन सेंटर वीसुट स्पेस इनोवेशन केंद्र भारत में स्थापित किया है। Indian Space Research Organisation (ISRO) signed a Memorandum of Understanding (MOU) with Veer Surendra Sai University of Technology, Burla, Odisha, a technical university or institute, to set up the first of its kind Innovation Communication Center (VSSUT) Space Innovation Center in India to promote space research.
दोस्तों भाई इसी बीच आपके सामने है अगला सवाल। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने स्वच्छ भारत सेवा स्वच्छता ही सेवा 2019 का पुरस्कार जीता है? Which public sector company has won स्वच्छता ही सेवा द क्लीनलीनेस इज सर्विस 2019 अवार्ड? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, तीसरा सवाल है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, चौथा ऑप्शन है इसका एनएलसी इंडिया लिमिटेड और पांचवा ऑप्शन है कोल इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। एनएलसी इंडिया लिमिटेड एनएलसीआईएल ने नवेली टाउनशिप को प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ और हरे परिसर में बदलने के लिए स्वच्छ भारत सेवा 2019 का पुरस्कार जीता है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड backed the स्वच्छता ही सेवा cleanliness is service 2019 award for transforming the Neyveli township into a plastic free clean and green campus। अगला सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहला तेज गेंदबाज कौन बन गया है? Who has become the first bowler to take 600 wickets in international टेस्ट क्रिकेट? ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके लिए, पहला है स्टुअर्ट ब्रॉड, दूसरा है जेम्स एंडरसन, तीसरा है ग्लेन मैग्राथ, फोर्थ है डेल स्टेन और चौथा पांचवा ऑप्शन है आपके लिए ईशांत शर्मा। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है जेम्स एंडरसन, ऑप्शन नंबर 2। इंग्लैंड के 38 वर्षीय तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एशेज बॉल में पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे टेस्ट में 600 विकेट प्राप्त करने वाले इतिहास के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, जो टेस्ट क्रिकेट में केवल चौथे गेंदबाज हैं जिन्होंने 600 विकेट या उससे ज़्यादा विकेट लिया है। तीन दिग्गज स्पिनर श्रीलंकाई मुथैया मुरलीधरन जो कि 800 विकेट लिया है, ऑस्ट्रेलिया शेन वॉर्न 708, भारत के अनिल कुंबले जी 619 विकेटों के साथ 600 प्लस क्लब में शामिल हैं। England pacer James Anderson, the 8 years old, has become the first fast bowler in the history to take 600 test wickets in the third test against Pakistan at the Ashes Bowl in Southampton, England, who is the fourth bowler in the test cricket to join the 600 club, with the three legendary spinners Sri Lankan Muthaiya Muralidharan with 800 wickets, Australian Shane Warne with 708 and Indian Anil Kumble with 619 wickets respectively। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, क्रिकेट द्रोण प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे पर एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्रिकेट ड्रोन अ बुक ऑन अ रिनाउंड कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे वाज रिटन बाय हुम? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, जतिन परांजपे, दूसरा ऑप्शन है आनंद वासु, तीसरा ऑप्शन है बोरिया मजुमदार, चौथा ऑप्शन है दोनों एक और दो और पांचवा ऑप्शन है दोनों एक और तीन। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4 दोनों एक और दो। क्रिकेट द्रोण भारत के एक सबसे प्रसिद्ध क्रिकेटर कोच में से एक वासुदेव जगन्नाथ परांजपे की पुस्तक 2 सितंबर 2020 को जारी हो जाएगी। यह पुस्तक वासुदेव परांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय अभिनेता जितेंद्र राज परांजपे के साथ क्रिकेट पत्रकार आनंद वासु द्वारा लिखी गई है और पेंगुइन द्वारा प्रकाशित की गई है। Cricket Drone, a book on one of India's most renowned cricket coaches, Vasudev Jagannath Pranjape, will be released on September 2, 2020. The book is written by Vasudev Pranjape's son and current national selector Jatin Pranjape, along with cricket journalist Anand Vasu, and will be published by the Penguins। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करेंगे। किसानों की ऋण योजना का उपयोग करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? विच इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू यूज सैटेलाइट डेटा टू एक्सेस क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, आईसीआईसीआई बैंक, दूसरा है इंडियन बैंक, तीसरा है एचडीएफसी बैंक, चौथा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड पांचवा ऑप्शन है कैनरा बैंक। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है आईसीआईसीआई बैंक, जो कि ऑप्शन नंबर 1। आईसीआईसीआई बैंक किसानों की ऋण योग्यता का आकलन करने के लिए उपग्रह डेटा
का उपयोग करता है। आईसीआईसीआई बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो तकनीक का उपयोग करने के लिए भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित मापदंडों की एक सरणी को मापता है और किसानों के लिए त्वरित उधार निर्णय करने के लिए जनसांख्यिकीय और वित्तीय मापदंड के संयोजन से इसका उपयोग करता है। आईसीआईसीआई बैंक uses satellite data, imaginary satellite from the Earth observation satellite, to access credit worthiness of farmer. ICICI Bank has become the first bank in India to use such a technique to measure an array of parameters related to the land, irrigation and crop patterns and use it in combination with demographic and financial parameters to make quick lending decision for farmers. दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने। हाल ही में किस सामान्य बीमा कंपनी ने अपनी तरह की पहली सगुन गिफ्ट ऑफ इंश्योरेंस नीति शुरू की है? विच जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी रिसेंटली? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए IFFCO टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, सेकंड ऑप्शन है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड इंडिया जनरल इंश्योरेंस कंपनी, चौथा ऑप्शन है आपके लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और पांचवा ऑप्शन है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है आपके सामने और वो है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी, जो कि है ऑप्शन नंबर 5। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपनी तरह की पेशकश सगुन गिफ्ट इंश्योरेंस व्यक्तिगत दुर्घटना नीति का एक अनोखा उपहार पेश किया है जो बीमित व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु और आंशिक या कुल विकलांगता जैसे अनिश्चितताओं के खिलाफ एक दुर्घटना के परिणाम स्वरूप स्थायी और अस्थायी विकलांगता पूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। SBI General Insurance Company Limited launched the first of its kind offering Sagun Gift and Insurance, a unique gift of personal accident policy which provides complete financial protection to the insured person against uncertainties such as accidental death and partial or total disabilities and permanent and temporary disabilities resulting from an accident. अगला सवाल है दोस्तों, रनिंग टुवर्ड मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए तेंजिंग प्रियदर्शी, दूसरा ऑप्शन है जारा हाउसमाउंड, तीसरा ऑप्शन है मोनिका अरोरा, चौथा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और पांचवा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट ऑप्शंस। पुस्तक रनिंग टुवर्ड मिस्ट्री द एडवेंचर ऑफ एन अनकॉमन मैन अनकन्वेंशनल लाइफ लेखक तेंजिंग प्रियदर्शी द्वारा लिखी गई है और जरा हाउसहाउंड द्वारा सह लिखित है। इस पुस्तक में दलाई लामा ने भारत में अपने आध्यात्मिक शिक्षक खूनो लामा के बारे में बताया है। The book Running Towards Mystery and Adventure of an Unconventional Life, authored by Tenzing Priyadarshi and co-written by Jara Housemount, released. The book provides an account of how the Dalai Lama traced his spiritual teachers Khonu Lama in India. अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, विश्व गुजराती दिवस प्रतिवर्ष 24 अगस्त को किसकी जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है? वर्ल्ड गुजराती डे was observed annually on August 24 to commemorate the birth anniversary of whom? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए रघुवीर चौधरी, दूसरा ऑप्शन है दिनकर जोशी, तीसरा ऑप्शन है धूमकेतु, चौथा ऑप्शन है अश्विनी भट्ट और पांचवा ऑप्शन है नर्मदर्शा देवी। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है नर्मदशा शंकर दवे, जो कि है ऑप्शन नंबर 5। 24 अगस्त को विश्व गुजराती दिवस के रूप में मनाया जाता है जो प्रसिद्ध गुजराती कवि और समाज सुधारक की जयंती के उपलक्ष्य में वीर नर्मद के नाम से जाना जाता है। विश्व गुजराती दिवस गुजराती भाषा और साहित्य को समर्पित है। 24 अगस्त और 24 अगस्त is celebrated as the World Gujarati Day to commemorate the birth anniversary of the famous Gujarati poet and social reformer
Narmada Shankar Dave, popularly known as Veer Narmad. The World Gujarati Day is dedicated to the Gujarati language and literature. अगला सवाल है दोस्तों, उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जिसे भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया था। नेम द मोबाइल ऐप विच वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन एयरफोर्स। ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, फर्स्ट है प्राउड आईएएफ, सेकंड है आईएएफ ड्यूटी, थर्ड है माई आईएएफ, फोर्थ है भारत आईएएफ और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी एबव, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है मेरा आईएएफ, माई आईएएफ, ऑप्शन नंबर 3। भारतीय वायुसेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने आकांक्षाओं को आईएएफ में कैरियर संबंधित जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन माई आईएएफ लॉन्च किया है। एप्लीकेशन को डिजिटल इंडिया इनोवेटिव के लिए एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग के से विकसित किया गया था। इंडियन एयरफोर्स आईएएफ चीफ ऑफ एयर स्टाफ सीएस एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया launched the mobile application My IAF to provide career related information and details in IAF to the aspirants. The application was launched as a part of the Digital India initiative. It was developed in association with the Center for Development of Advanced Computing, CDAC. अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिण बैंकों को जोड़ने वाली भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। India's longest river ropeway project connecting the northern and southern bank of the Brahmaputra river was inaugurated at which state? ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, पहला है उत्तराखंड, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है आसाम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश और पांचवा है हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3 असम। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिण बैंकों को जोड़ने वाला गुवाहाटी यात्री रोपवे परियोजना का उद्घाटन असम के वित्त राज्य मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गुवाहाटी विकास विभाग मंत्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य द्वारा किया गया था। रोपवे सेवा 1.8 किलोमीटर लंबी है जो पूरे देश में एक नदी पर सबसे लंबी रोपवे दूरी बनाती है। यह परियोजना 24 अगस्त 2021 तक चालू होने के लिए तैयार है और 56 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बनाया गया है। The Guwahati passenger ropeway project connecting the northern and southern bank of the Brahmaputra river was inaugurated by the Assam State Minister of Finance Himanta Biswa Sarma and Guwahati Department Development Minister Siddharth Bhattacharya. The ropeway service is 1.8 kilometers long, making it the longest ropeway distance over a river in the entire country. The project is said to become operational by August 24, 2021 and has been built at an estimated cost of rupees 56 crore. दोस्तों आपके सामने है 50वां सवाल आज का। थुम्बी महोत्सवम 2020 किस राज्य का प्रथम ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है। थुम्बी महोत्सवम 2020 is the first ever ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, वेस्ट बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है केरल और पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वह है आपके सामने और वह है केरल, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। केरल के एक आभासी समारोह के माध्यम से सोसाइटी फॉर ओडेंट सोसाइटीज और थम्ब्राहन के सहयोग से वर्ल्ड वाइड फॉर नेशनल ये एक अवार्ड फंक्शन है जो कि मनाया जाता है। द फर्स्ट इवर केरला स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 Thamba Mahotsav 2020 was launched by the Worldwide Fund for Nature WWF India State Unit in collaboration with the Society for Ordnance Studies SOS and Thambipuram through a virtual ceremony from Kerala. Dr. Subramaniam K, scientist of Geological Survey of India, Southern Regional Center Chennai, addressed the inaugural session. The festival will culminate
with the State Dragonfly Summit most probably in January 2021. The official mascot of the festival is Pantalu, which is genus of dragonfly is the family commonly known as rainpole gliders. और दोस्तों आपके सामने अब आज का 51वां और अंतिम सवाल है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? Who among the following has been inducted into the International Cricket Council ICC's Cricket Hall of Fame 2020? ऑप्शंस हैं दोस्तों आपके लिए जैक कैलिस, दूसरा दूसरा ऑप्शन है लीसा स्टेकल, तीसरा ऑप्शन है सैयद जहीर अब्बास, चौथा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड और पांचवा ऑप्शन है बोथ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 5 जो कि है सभी तीनों ऑप्शन सही हैं। पूर्व खिलाड़ी जो कि जैक कैलिस दक्षिण अफ्रीका के हैं, लीसा क्रैप्टिकन स्टेलकर ऑस्ट्रेलिया और सैयद जहीर अब्बास किरमानी पाकिस्तान को एक आभासी समारोह में 2020 की कक्षा के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम क्रिकेट में लंबे और शानदार इतिहास से खेल के दिग्गजों की उपलब्धियों को पहचानता है। Former player Jack Callis of South Africa, Lisa Capriani of Australia and Syed Jahir Abbas Kirmani of Pakistan were inducted into the International Cricket Council ICC Hall of Fame of the class of 2020 in a virtual ceremony. ICC Cricket Hall of Fame recognizes the achievements of the legend of the game from cricket's long and illustrious history. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, नए नए चीज़ें आप तो ज़रूर सीखे होंगे। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले दिनों में कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैंने पहले भी बहुत सारे करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न के वीडियो बनाए हुए हैं। अगर चैनल पर आप नए हो तो उन वीडियो को भी ज़रूर से ज़रूर देखें और अच्छे से याद करें। चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कैसा पसंद आया। तो धन्यवाद दोस्त, अपना पढ़ाई करते रहें, अच्छे से एग्जाम की तैयारी भी करते रहें। धन्यवाद।